नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सैनी कॉन्सेप्ट समझो वाईएस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आईटीआई करने वाले प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी गवर्नमेंट आईटीआई में हो या फिर प्राइवेट आईटीआई में हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर पढ़ना पड़ता है, जो कि सीबीटी परीक्षा के रूप में 50 नंबर के प्रश्न के साथ आता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं। इसलिए हम लोग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर को निमी बुक को बेस मानते हुए, आधार मानते हुए, उसके दिए हुए चैप्टर्स के और मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम हर एक चैप्टर को डिटेल्ड वीडियो में पढ़ के समझेंगे और भविष्य में उनके जो भी क्वेश्चन सीबीटी परीक्षा में पूछे गए हैं पुराने वर्षों के, और जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, उनके बारे में भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चा जो आईटीआई कर रहा है उसे इस वीडियो को देखना चाहिए और इस वीडियो के माध्यम से उसे अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। इसमें हम लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर फर्स्ट, जिसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय कहा जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है? किसी भी व्यक्ति को जो रोजगार करने की इच्छा रखता है या फिर कहीं पर जॉब करने की इच्छा रखता है, उसके अंदर ऐसा क्या हुनर, क्या स्किल होनी चाहिए जो आवश्यक है मार्केट में उसके सक्सेस को इंश्योर करने के लिए या फिर उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। इन सब चीजों को हम लोग प्रति मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रोजगार कौशल का महत्व, दूसरा चैप्टर है ऑनलाइन रोजगार कौशल सीखना, और तीसरा चैप्टर है भविष्य में कामकाज की दुनिया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1.1 मॉड्यूल 1, रोजगार कौशल का महत्व। रोजगार कौशल का महत्व चैप्टर नंबर 1.1 मॉड्यूल 1 के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रोजगार कौशल क्या होता है। देखिए, कौशल का मतलब आईटीआई में होता है कला। कला यानी कि कोई हुनर, यानी कि स्किल्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी स्किल्स जिसका प्रयोग करके हम लोग अपने रोजगार में या अपने व्यवसाय में, जिससे भी हम अपनी जीविका का अर्जन करते हैं, उसका ऐसा हम उपयोग करें उस टेक्निक का या उस स्किल का कि हमारी कला अच्छे से जो है निखर के आए और हमें उसका लाभ मिले। यानी कि अपनी जीविकोपार्जन में, अपनी जॉब को करते समय, अपनी नौकरी को करते समय या अपने बिजनेस को करते समय हमें उस स्किल से फायदा मिले और पैसा कमाने में हमें मदद मिले। तो देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, हमें सबसे पहले इस पहले चैप्टर में ये पढ़ना है और इसका क्या महत्व है, और विकासशील मानसिकता के साथ सेल्फ लर्नर कैसे बने, यानी एक ग्रोथ माइंडसेट आपका कैसे हो और सेल्फ लर्नर यानी खुद आप कैसे चीजों को सीख सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने आसपास कोई ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग नौकरी या व्यवसाय में हैं, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र या आपके शिक्षक। आपने देखा होगा कि आपके सराउंडिंग में, यानी आपके आसपास जहां आप लोग रहते हैं, वहां पर कई ऐसे लोग हैं जो या तो नौकरी कर रहे हैं कहीं पर, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और या तो फिर वो अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब उनमें जो भी गुण हैं, क्या आपको लगता है कि नौकरी और व्यवसाय में वो उनके गुण मदद करते हैं? मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप एक कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने जाएं, तो कपड़े का व्यापारी आपके आवश्यकता के अनुसार, यानी आपके मांग के अनुसार अच्छे अच्छे कपड़े आपको दिखाता है। लेना भले ही आपको एक हो, लेकिन कई सारे कपड़े वो आपको दिखाता है और आपसे अच्छे से बात करता है, आपको चाय पानी के लिए भी पूछता है। ये सब उसके व्यवसाय की जरूरी स्किल्स हैं, यानी कलाएं हैं, जो अपने व्यवसाय में कोई व्यक्ति कर रहा है अपने कस्टमर को खुश करने के लिए, अपने कस्टमर से पैसा प्राप्त करने के लिए, अपने कस्टमर से लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो अब देखिए, हमें एक अच्छे व्यवसाय के लिए क्या क्या स्किल्स का मतलब कला, क्या क्या गुण या कला हमारे अंदर होनी चाहिए। पहला है एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, यानी हम अपने कस्टमर से, चाहे हम बिजनेस में हो या फिर अगर हम नौकरी कर रहे हैं, तो जिनके लिए हम नौकरी कर रहे हैं उनसे हम अच्छे से बात कर सकें, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। अच्छा टाइपिंग कौशल, उदाहरण 60 शब्द प्रति मिनट। अब आप अगर कहीं ऐसे जॉब में है या ऐसे काम में है जहां आप को कई चीजें टाइप करनी है या लिखना है, टाइप के माध्यम से कंप्यूटर पे टाइप करना है, तो वहां पे आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर स्लो होगी तो आपको बहुत ज्यादा समय लिखने में लगेगा। अच्छा खाना बनाने का कौशल, अब कोई व्यक्ति अगर कहीं रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और एक कुक है, तो अच्छा खाना बनाना उसे आना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट अच्छे स्वाद के ही आधार पर चलता है।
अच्छी अंग्रेजी बोलने का कौशल। अच्छी अंग्रेजी बोलने के कौशल का उपयोग हर जगह होता है, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। जो व्यक्ति रीजनल लैंग्वेज नहीं जानता है वो भी इंग्लिश जानता है। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, तो प्राय आपने देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को हिंदी का उतना अच्छा ज्ञान नहीं है और वो इंग्लिश में आपसे कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप करना चाहता है, तो अंग्रेजी आपके सामने बाधा न बने, आपको आता हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो या अपना कोई नौकरी कर रहे हो। समस्या समाधान करने का कौशल। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कौशल है। जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, चाहे आप अपना व्यवसाय करें, चाहे आप नौकरी करें, तो कई सारी समस्याएं आती हैं और उन्हीं समस्याओं को हमें देखते हुए कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उन समस्याओं को हमें जो है दूर करना है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना आता हो समस्याओं को। और जितना अच्छा जो व्यक्ति जिन समस्याओं को हल कर ले जाता है, वो नौकरी या बिजनेस में उतना ही ज्यादा अच्छे से आगे तरक्की करता है। लड़ाई करने का हुनर। अब देखिए, लड़ाई करने का हुनर कोई बहुत आवश्यक हुनर नहीं है। अगर कोई उस फील्ड में है जिसमें बार बार लड़ाई करना पड़े तो वहां हो सकता है, लेकिन इसका कोई हमें आवश्यकता फिलहाल आईटीआई के बच्चों को नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है टीम वर्क। कहीं भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप अपने व्यवसाय में हो या आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो टीम वर्क का मतलब यह है कि जो भी हमारे सहायक लोग हैं, जो भी हमें हमारे बिजनेस में काम करने में सहायता दे रहे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के स्टाफ हो या अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमारे सहकर्मी हो जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करके एक अच्छे से हम कह सकते हैं कि संवाद स्थापित करके हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि टीम वर्क से कई बार काम आसान हो जाते हैं जब हम उन्हें ग्रुप के माध्यम से करते हैं। आपने उदाहरण सुना होगा कि अकेली लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन अगर लकड़ी का गट्ठर है तो उसे तोड़ना कठिन है। यानी जब कई लोग मिलके अपना ज्ञान और अपना बल लगाते हैं तो अच्छी चीजें हमें प्राप्त होती हैं और काम करने में भी हमें सरलता होती है। अब हम देखते हैं कि रोजगार कौशल या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसको ये वर्ड क्यों बना, क्यों हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब बार बार सुनने को मिलता है। तो देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी प्लस स्किल, ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एम्प्लॉय का मतलब आपने देखा होगा कि हो सकता है आप किसी के यहाँ अगर नौकरी करने गए हैं तो इंग्लिश में कहा जाएगा कि आप उसके एम्प्लॉय हैं। कोई नौकरी या तनख्वाह के बदले काम करना, और जो आप नौकरी या काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको जीविकोपार्जन के लिए यानी सैलरी के रूप में आपको तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है। एबिलिटी यानी योग्यता, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की समझ और कौशल, यानी ये हुनर आपके अंदर होना चाहिए कि किसी भी कार्य को आप बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएं। स्किल्स, न केवल किसी कार्य को करने की समझ बल्कि उसे करके दिखाने का भी हुनर। स्किल्स का मतलब आपके अंदर वो कला, वो क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई जिम्मेदारी आपको दी गई है, कोई काम आपको दिया गया है, तो उसे आप पूरा कर ले जाएं। यानी आप किसी के पास काम कर रहे हो और आपके अंदर क्षमता हो, एबिलिटी हो और कला हो, स्किल्स का माने कला हो, तो फिर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पैमाने पर अपने आप को पूर्ण मान सकते हैं। इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कई स्किल्स का एक समूह है, यानी बहुत सारी कलाओं को जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का निर्माण होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल माने कहीं पर नौकरी किए जाने योग्य या नौकरी करने के लिए या अपना व्यवसाय करने के लिए क्या क्या आवश्यक हम कह सकते हैं कि कला हमारे अंदर होनी चाहिए, ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए और क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, यानी आवश्यक कला, ज्ञान एवं क्षमता। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल न केवल हमारे काम के दौरान हमारी मदद करते हैं बल्कि हमें बेहतरीन जीवन जीने में भी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल स्किल, जैसे अगर आपको अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आपकी है वो अच्छी है और उसे अच्छा करने में आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, तो इससे आपको पर्सनल जिंदगी में भी बहुत अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है। जैसे सपोज करिए अगर आपने फाइनेंशियल स्किल्स आपकी अच्छी हैं, यानी कम पैसों में भी आप अच्छे से समस्याओं को मैनेज कर लेते हैं या अपने चैलेंजेस को मैनेज कर लेते हैं, जो भी खर्चे आपके हैं उसको आप मीट आउट कर लेते हैं, तो माना जाएगा कि आप जरूरतों के हिसाब से अपने पैसे को प्रबंध करने का हुनर आपके अंदर है। अब हम लोग देखेंगे कि कई ऐसे काम हैं जो व्यक्तिगत जीवन में भी हमें मदद करते हैं। जैसे आपके
कार की मरम्मत का व्यवसाय मान लीजिए आपने शुरू किया है। अब आप अपनी सहायता के लिए एक फुल टाइम कर्मचारी लगाना चाहते हैं या लगाना चाहती हैं। आपको इंटरव्यू के लिए कई रिज्यूम प्राप्त हुए हैं। आप कर्मचारी में कौन से स्किल सेट की तलाश करेंगे? यानी सपोज करिए आपका एक कारखाना है कार मरम्मत का और आपको फुल टाइम वर्कर चाहिए, तो उन वर्कर के अंदर आप क्या ऐसे हुनर देखेंगे, क्या ऐसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखेंगे कि जिससे आपको अच्छे व्यक्तित्व के या अच्छे कला के जो है वर्कर मिल सके। अब इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं। कार में समस्या की पहचान करना आता हो, अपने घर को व्यवस्थित रखता हो जो व्यक्ति, उसको आप चयन करेंगे। बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना आता हो, कारों के खराब पुर्जों की मरम्मत करना और उन्हें बदलना आता हो, अच्छा संवाद कौशल और काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण। ये सभी चीजें हैं जो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर रखने से पहले उसके अंदर देखना चाहता है और अपने आप को निश्चित करना चाहता है, सुनिश्चित करना चाहता है कि जिस व्यक्ति को मैं नौकरी पर रख रहा हूं उस व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण होने चाहिए। एक दूसरा प्रश्न है कि सकीना सेल्स में काम करती है, उसे नवीनतम उत्पादों के बारे में यानी नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए ग्राहकों को कॉल करना होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कॉल सेंटर से आपके पास फोन आता है। उसे क्या कहना है इस बारे में उसे स्पष्ट होना चाहिए। सकीना को किन कौशलों की मदद मिलेगी? अब देखिए, सकीना को जब उसके बॉस ने रखा होगा तो किन किन कौशल को सकीना के अंदर, किन किन कलाओं को सकीना के अंदर होना चाहिए, तब उसे एक अच्छे जो है सेल्समैन की जॉब मिलेगी। डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता का मतलब अब उसे फोन से ग्राहकों को कॉल करना है तो उसको फोन अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए, कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए। अच्छा संवाद कौशल, यानी जब उसे कस्टमर से बात करना है, ग्राहकों से बात करना है, तो फिर उसका जो स्किल है, जो कन्वर्सेशन स्किल है, वो उसकी अच्छी होनी चाहिए। धन प्रबंधन यानी मनी कौशल, अब उसको अपना जो धन है उसको भी मैनेज करना चाहिए कि उसका कम से कम में खर्चा निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा वो सेविंग कर सके। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, अब देखिए कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको भी काम करने के लिए और आराम करने के लिए उतने ही समय मिल रहा है जितना दूसरे को मिल रहा है, तो अपने टाइम को भी मैनेज करना है कि हम अच्छे से दोपहर का लंच भी ले सकें, ठीक है ना, हम अपने काम के दौरान अपने शरीर का भी ध्यान रख सकें, अपने सारी चीजों का ध्यान रख सकें, अपने घर परिवार का ध्यान रख सकें और हमारा काम भी किसी तरीके से बाधित ना हो और उसकी क्वालिटी दिन ब दिन इंप्रूव होती जाए। आइए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के महत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज के तेजी से बदलते समय में औरों से अलग होना जरूरी है। देखिए इतना ज्यादा कंपटीशन है कि जब तक आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें अलग से नहीं होगी तो आपको नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक अच्छी नौकरी पाने और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए दो प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो आपके अंदर दो तरीके का कौशल यानी कला होनी चाहिए। पहला है तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल जो आपकी है, उदाहरण सिलाई, बढ़ईगिरी, आईटी या प्लम्बिंग का जैसे जो भी काम है। कुल मिला के तकनीकी कौशल का मतलब है कि सपोज करिए आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं तो आपसे अच्छा इलेक्ट्रीशियन कोई दूसरा ना जानता हो, और अगर जानता भी है तो आपकी क्षमताएं इतनी ज्यादा अच्छी हो कि अगर आपको काम करने का अवसर मिले उसके स्थान पे तो आप अच्छे से काम कर सको। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई फिटर का बच्चा है, कोई रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का बच्चा है, कोई मैकेनिक डीजल का बच्चा है, कोई टर्नर का बच्चा है, तो वो अपनी उस स्किल में उसको महारत हासिल हो। ये ना हो कि हमसे इस विषय में कोई बहुत अच्छा नॉलेज वाला व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है अगर वो व्यक्ति भी आपके साथ कंपटीशन में है, उसे भी नौकरी चाहिए तो पहले नौकरी उसे ही मिलेगी। दूसरा, पहला हो गया तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल। दूसरा कौन सा कौशल है? रोजगार कौशल यानी हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आपके अपने तकनीकी कौशल का अच्छी तरह से उपयोग करके आपको सफल करियर देगा। सारी स्किल्स जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हम लोगों ने आगे अभी डिस्कस किया है कि ये गुण एक एग्जाम्पल के थ्रू होना है कि ये सभी चीजें होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर वो कहीं पर अपने आप को एज ए एम्प्लॉय देख रहा है और काम करने की इच्छा रखता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी निम्न तरीके से मदद करता है। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कैसे आपकी हेल्प करता है। प्रोफेशनल माहौल में व्यवहार करने के तरीके को जानने में, यानी देखिए जब हम आप घर पे होते हैं तो हमारा वो पर्सनल लाइफ होता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं, चाहे दुकान कर रहे हो, अपना व्यवसाय कर रहे हो या फिर नौकरी कर रहे हो, तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाती है। और प्रोफेशनल लाइफ में हम चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
टीम के साथ कैसे काम करें और सहयोग करें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर आपकी अच्छी है या आप कोशिश कर रहे हैं उसे अच्छा करने में, तो कैसे टीम के साथ हमें अच्छे से तालमेल करना है ये भी हमें सीखना होगा। समस्याओं की पहचान और उनका समाधान करने में, काम के दौरान अच्छी तरह से संवाद करने में, जब काम हो रहा हो तो आप अपनी चीजों को अच्छे से दूसरे से कम्युनिकेट करिए। डिजिटल साक्षरता हासिल करने में, देखिए डिजिटल जमाना है, अब कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इस सब पे सारा काम होता है। कंपनियों में भी अधिकतर मशीनें ऑटोमेटिक यूज होती हैं, तो आपको उन मांग के हिसाब से यानी ऑटोमेशन के हिसाब से, डिजिटलाइजेशन के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। पता चले आप जा रहे हैं काम करने के लिए और आपको व्हाट्सएप में मैसेज ही करना नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा। आपके लिए सही करियर पाथ खोजने में, जब आपके अंदर अच्छी एबिलिटी होगी, सारी क्षमताएं अच्छी होगी, तो आप खुद देखेंगे कि कौन सा करियर का रास्ता, यानी किस रास्ते से हम आगे बढ़े, व्यवसाय में बढ़े या नौकरी में बढ़े, जिससे हमें अपने जीवन में आसानी से जीविकोपार्जन यानी हमारा 4 पैसे की हमारी आमदनी हो सके। नौकरी पाने में ये भी सेम चीज है कि अगर आप अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आप किस नौकरी के काबिल हैं। आसानी से डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करें, ये भी हमने आपको बताया। आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलने में, अब देखिए अभी हमने इंग्लिश के बारे में भी चर्चा की थी, आपको कम्युनिकेशन में इसकी प्राय आवश्यकता पड़ती है। और अंग्रेजी जो भी व्यक्ति अच्छे से जानता है या अगर कम जानता है तो उसे जानने की कोशिश कर लेनी चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन बैरियर है कि यदि कोई व्यक्ति इंग्लिश में ही आपसे बात करना चाहता है तो वो खत्म हो जाएगा और दूसरे लोगों से आप थोड़ा सा अलग हो जाएंगे और यूनिक होंगे। कॉन्फिडेंस रहने में, कॉन्फिडेंट रहने में, यानी देखिए जब आपके अंदर सारी एबिलिटीज आती हैं यानी योग्यताएं आती हैं, क्षमताएं बढ़ती हैं, तो ऑटोमेटिक ये कुदरती है कि आपको खुद भी अंदर से जो है ये महसूस होता है, आपका आत्मविश्वास परिलक्षित होता है, झलकता है कि मैं किसी भी काम को किसी भी दशा में अच्छे से करने में सक्षम हूँ। कार्यस्थल पर खुद को अच्छे ढंग से पेश करने में, यानी जहां आप वर्क कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर अपना कोई व्यवसाय कर रहे हो, वहां पर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करिए ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। नौकरी खोजने वाले व्यक्ति के पास दोनों प्रकार के कौशल कितने अच्छे हैं, इसके आधार पर बहुत से एम्प्लॉयर या सुपरवाइजर अंतिम निर्णय लेते हैं। अब देखिए ये सारे जो क्वालिटीज हैं, जो एबिलिटीज हैं, जो क्षमताएं हैं, ये जिस व्यक्ति के अंदर जितनी मात्रा में ज्यादा होंगे उसके सिलेक्शन के चांसेस चाहे नौकरी में हो वो ज्यादा होंगे और सक्सेस के चांसेस अपने बिजनेस में भी ज्यादा होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि विकासशील मानसिकता के साथ सेल्फ लर्नर कैसे बने। स्वयं का सीखना हम जीवन भर कर सकते हैं। देखिए विकासशील मानसिकता यानी कि ग्रोथ माइंडसेट, कभी भी आप निगेटिव मत सोचिए, आप आगे की ओर सोचिए, फ्यूचर की ओर सोचिए। मान लीजिए अभी आपके पास कोई परेशानी है तो आप उस परेशानी को कैसे दूर करके आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में आप सोचिए। स्वयं सीखना हम जीवन भर करते रहते हैं यानी स्वयं से सीखते हैं। अपने आप से कुछ सीखना सेल्फ लर्निंग कहलाता है। जब आप स्वयं से कुछ सीखते हैं तो सेल्फ लर्निंग कहलाता है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ नया सीखने के लिए शिक्षकों या बड़ों की जरूरत होती है, लेकिन हम खुद से भी सीख सकते हैं। हमें सीखने के लिए हमेशा स्कूल, कक्षा या शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद मनन करके, चिंतन करके, आत्ममंथन करके इन चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सेल्फ लर्निंग तब होती है जब आप अपने सीखने की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, यानी जब आप खुद ये ठान लेते हैं कि नहीं मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ये चीज समझनी है, तो उसको हम सेल्फ लर्निंग कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने तरीके से नई चीजों को सीखने का फैसला करते हैं। उदाहरण के लिए एक सेल्फ लर्नर के रूप में आपको निम्नलिखित निर्णय लेने होते हैं कि मुझे क्या सीखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या सीखना है, फिर क्यों सीखना है यानी उसकी क्या आवश्यकता है, कैसे सीखना है यानी ऑनलाइन जाके सीखना है, किसी टीचर के पास जाना है या किसी सीनियर के पास जाना है, कब सीखना है और कब तक सीखना है, कितनी तेजी से सीखना है और खुद को कैसे टेस्ट करना है। ये सब सारी चीजें हम लोग सेल्फ लर्निंग में सीखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इनमें से कोई ऑप्शन आए कि सेल्फ लर्निंग में ये चीजें शामिल हो सकती हैं, तो आप इनको अच्छे से दिमाग में रखें और इनमें से कोई ऑप्शन अगर है तो उसको आप सही का टिक लगाएं। एक सेल्फ लर्नर कौन होते हैं? वह होते हैं जो जिन्हें विश्वास है कि वो सीख सकते हैं, जो जिज्ञासु यानी क्यूरियास्टिक हैं, यानी वो कुछ ना कुछ चीजों के पीछे लगे ही रहते हैं कि आखिर कोई चीज हुई तो वो क्यों हुई, कैसे हुई, और इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव मतलब पहल करते हैं, खुद वो चाहते हैं कि नहीं अब हम सीखना शुरू करेंगे। मान लीजिए अभी तक इंग्लिश नहीं बोल सकते थे
तो अब इंग्लिश नहीं आती है, कोई बात नहीं, अब से हम सीखना शुरू करेंगे, अब से उसे हम अच्छे से समझेंगे, ग्रामर को अच्छे से कंठस्थ करेंगे। स्वतंत्र रूप से जानकारी रखते हो, यानी किसी एक किताब के या एक चैप्टर के बल पे आप ना रहिए, हर जगह से आप जानकारी कलेक्ट करिए जहां से भी आपको इजीली मिले। जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं डेट कि हम इंग्लिश सीखेंगे, हम इंग्लिश नहीं आती है तो आई विल लर्न इंग्लिश, ठीक है। और टाइम को मैनेज करते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट उनका अच्छा होता है कि इतने दिन में मुझे ये इंग्लिश का काम सीख करके खत्म कर देना है, जिससे कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाए और मेरी पर्सनालिटी में थोड़ा सा डेवलपमेंट आ जाए। एक सेल्फ लर्नर बनने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है, एक विकासशील मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट। इसको याद रखिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन में आएगा। एक सेल्फ लर्नर बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या? विकासशील मानसिकता यानी प्रोग्रेसिव माइंडसेट, और ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है ना। ग्रोथ माइंडसेट क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। एक विकासशील मानसिकता एक स्थिर मानसिकता यानी फिक्स माइंडसेट के विपरीत है। फिक्स माइंडसेट का मतलब हमारे पिताजी भी या घर में हमारे कोई पढ़ा लिखा नहीं था, हम भी नहीं पढ़ लिख पाएंगे। और ग्रोथ माइंडसेट हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने घर में हम या अपने समाज में, अपने आसपास में हम सबसे ज्यादा पढ़ लें, यानी विपरीत परिस्थितियों के भी दूसरी तरफ जाकर के सोचना, अपोजिट सोचना। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, बदलाव करने के लिए तैयार रहते हैं और नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। बदलाव कब होगा? जब आप नया सीखेंगे और सीखने की इच्छा शक्ति अपने अंदर डेवलप करेंगे। एक स्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति अड़ियल होते हैं, मैं नहीं सीख सकता, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा। उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज यानी बहाने होते हैं। वे आसानी से नहीं बदल सकते या नए विचारों को अपनाकर खुद को बेहतर नहीं होने दे सकते। तो ये सारी चीजें हैं कि जो है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच में अंतर है। अब विकासशील मानसिकता का व्यक्ति देखिए कैसे सोचेगा, मैं यह कर सकता हूं, गलतियां होना आम बात है, सबसे गलतियां होती हैं, मैं मेरी गलतियों से सीखूंगा, मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसको दूर करूंगा। भाई एग्जाम में नंबर कम आया, अब मैं देखूंगा कहाँ पे मेरा नंबर कम है, उसको मैं इम्प्रूव करूंगा, उसको फिर से पढ़ूंगा, समझूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। और स्थिर मानसिकता वाले यानी जिनको प्रोग्रेस नहीं करना है, जिनका माइंड स्थिर है, वो क्या कर रहे हैं, मैं यह नहीं कर सकता, हाय मुझसे गलती हो गई, अब तो ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा। गलती होने का मतलब है फेल होना, यानी आई एम ए फेलियर। ठीक, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। इसको रिवाइज करिए, बार बार देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।